प्रॉपर्टी में भी कौन सा प्रॉपर्टी होता है जो अपने को पढ़ना होता है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। ये रहा केमिकल प्रॉपर्टी, ये रहा फिजिकल प्रॉपर्टी। कंडक्शन, अगर हम कंडक्शन की बात करें, मेटल्स नॉर्मल डिफरेंशिएट करते जाओ। सो मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी, नॉन मेटल्स आर नॉट। ठीक है। डक्टिलिटी क्या होता है, पतले वायर्स में कन्वर्ट करने की एबिलिटी मेटल्स में होती है, गोल्ड सिल्वर में तो बहुत ही हद तक होती है, बहुत ज्यादा होती है। नॉन मेटल्स में डक्टिलिटी नहीं होती। ठीक है। मैलेबिलिटी इज टू बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट्स, पतले फॉइल्स में मेटल्स को बदला जा सकता है, नॉन मेटल्स को नहीं किया जा सकता। नॉन मेटल बहुत नेगेटिव है, हर चीज नहीं करता है, कंडक्शन में नहीं कर रहा है, डक्टिलिटी भी नहीं है, मैलेबिलिटी भी नहीं है। लेकिन कंडक्शन की बात करें तो ऐसा नॉन मेटल जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो आप नीचे कमेंट में बताना, एक्सेप्शन जो भी है वो आप बताओगे। लस्टर, ठीक है। शाइन की बात करें, मेटल्स की एक स्पेशल मेटालिक शाइन होती है, ठीक है, लेकिन और खासकर नए मेटल्स की, लेकिन नॉन मेटल्स में शाइन नहीं होती। बट नॉन मेटल्स में एक्सेप्शन है डायमंड, और एक और है, क्या है वो, जो बहुत शाइन करता है। डायमंड इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी शाइनी, राइट। इसके बाद तो डायमंड के अलावा जो दूसरा वाला है वो नीचे बताओगे, क्या वो आयोडीन है या कुछ और है। अगला है सोनोरिटी। सोनोरिटी, सोनोरस का मतलब होता है जब किसी हार्ड ऑब्जेक्ट से हिट करोगे तो आवाज आएगी, रिंगिंग साउंड, टन वाली साउंड, जैसे मंदिर का घंटा जो होता है। तो वो मेटल्स में सोनोरिटी है, इसलिए वो स्पेशल वो मेटालिक साउंड प्रोड्यूस कर पाते हैं, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस कर पाते हैं, नॉन मेटल्स में नहीं होता। डेंसिटी, मेटल्स हैव जनरली हैव हाई डेंसिटी, नॉन मेटल्स जनरली हैव लो डेंसिटी, पर लो डेंसिटी वाले भी कुछ मेटल्स होते हैं। ठीक है। इसके अलावा फिजिकल स्टेट की बात करें तो फिजिकल स्टेट यानी कि कैसे, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तो मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मर्क्यूरी विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। नॉन मेटल्स आर आइदर, सिर्फ 22 ही नॉन मेटल्स है जिसमें से लगभग आधे जो है वो गैस है, जैसे कि आपका नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, क्लोरीन और आधे सॉलिड्स हैं जैसे कार्बन, फास्फोरस, सल्फर, राइट। और एक नॉन मेटल है जो क्या है, जो आपका लिक्विड है, एंड दैट इज ब्रोमाइन। So bromine is the only non-metal which is liquid at room temperature and mercury is the only metal which is liquid at room temperature. ठीक है। हार्डनेस की बात करें, मेटल्स आर जनरली हार्ड एक्सेप्ट ऑफ फ्यू, ठीक है, जैसे सोडियम, पोटेशियम को हम चाकू से भी काट सकते हैं, इतना सॉफ्ट है। ठीक है। नॉन मेटल्स की बात करें, नॉन मेटल्स आर जनरली क्या है, वो ब्रिटल होते हैं, उनको थोड़ा सा भी फोर्स लगाओगे टूट जाएंगे। ओके। और अगर हम मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, मेटल्स जनरली हैव हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट एक्सेप्ट गैलियम, जो कि हाथ पर रखने से भी, बॉडी टेम्परेचर से भी मेल्ट हो जाता है। नॉन मेटल जनरली हैव लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, उसमें भी एक आध एक्सेप्शन जैसे डायमंड इज डिफरेंट। केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें, फिजिकल प्रॉपर्टी यानी फिजिकल अपीयरेंस के हिसाब से मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, वो सारी चीजें आती है। ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टी में उसका जो एटॉमिक लेवल पे, रिएक्टिव लेवल पे चीजें क्या रहती है। मेटल्स के पास जनरली वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन। सो मेटल्स का जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन है कितना है, आइदर 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटरमोस्ट ऑर्बिट। इन जनरल बोल रहा हूं मैं, नॉन मेटल जनरली हैव 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट ऑर्बिट। और जब 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होगा तो ऑफकोर्स वो इलेक्ट्रॉन डोनर्स होंगे। सो मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन डोनर्स इन नेचर एंड नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। जब हम कंपाउंड फॉर्मेशन की बात करते हैं, जैसे सोडियम जो है वो इलेक्ट्रॉन देता है, मेटल है, ठीक है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेता है, फिर सोडियम क्लोराइड बनता है। ठीक है। इसके बाद है इलेक्ट्रोपॉजिटिव या इलेक्ट्रोनेगेटिव। जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ऑफकोर्स वो पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव आयन बनाएगा। सो मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। आयोनिक टाइप की बात करें, एनायन, कैटायन, तो ऑफकोर्स जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है वो ऑब्वियसली पॉजिटिव आयन को क्या बोलते हैं हम, कैटायन। सो मेटल्स फॉर्म कैटायंस, नॉन मेटल्स फॉर्म एनायन। ऑक्साइड टाइप की बात करें, मेटल के ऑक्साइड जनरली, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, क्योंकि अगर मान लो तुम कोई भी मेटल ऑक्साइड ले लो, सोडियम ऑक्साइड या पोटेशियम ऑक्साइड या कैल्शियम ऑक्साइड, पानी में मिलाओ वो हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। सो दे आर, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड पानी में मिलाओगे तो कार्बोनिक एसिड बनाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नाइट्रिक एसिड बनाएगा। सो नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। कुछ एक्सेप्शंस है मेटल ऑक्साइड्स के, जैसे कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड, ये सब ऐसे हैं जो एम्फोटेरिक है, मतलब एसिडिक भी बिहेव करते हैं, कभी कभी बेसिक भी बिहेव करते हैं। डिटेल की जो है उसका हमने कवर किया है सटीक सीरीज में, वो जिनको देखना है देख सकते हैं। यहां पर रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, इस पूरे चैप्टर का निचोड़ है कि यहां पर तुमको ये पता होना चाहिए, अगर ये नहीं पता है तो कोई काम नहीं हो पाएगा। कैटरीना ने कार मांगी, ऑल्टो जेन फरारी। कैटरीना ने कार मांगी, कौन सी मांगी थी, ऑल्टो जेन फरारी, फिर भी क्यों मिली सिल्वर ऑडी। ठीक है।
तो यहां से आपका ये मेटल्स जो हमको नॉन मेटल्स है 10वीं में जो हमको पढ़ने हैं, उन मेटल्स का हमने रिएक्टिविटी समझ लिया कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव इनमें पोटेशियम, उससे कम रिएक्टिव सोडियम, उससे कम रिएक्टिव कैल्शियम, देन वी हैव मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, पीबी यानी लीड, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर एंड गोल्ड। तो ये आपको इसे याद रखना है डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी में। और अब बेसिक समझो कि भाई जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ा था चैप्टर 1 में कि भाई एक जैसे जिंक है, तो जिंक को अगर कॉपर सल्फेट से रिएक्ट करेंगे, क्योंकि जिंक कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो वो कॉपर सल्फेट में से कॉपर को हटा के उसकी जगह ले लेगा। सो व्हेन यू हैव मोर रिएक्टिव मेटल, वो सॉल्ट वाले मेटल को क्या कर लेगा, डिस्प्लेस कर देगा, एंड आपका जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वहां पर कंप्लीट होता है। डिस्प्लेसमेंट तब पॉसिबल नहीं है जब बाहर वाला मेटल अंदर वाले मेटल से कम रिएक्टिव है। ठीक है, ओके। इसके बाद अगर हम बात करें मेटल प्लस मेटल, नॉन मेटल और ऑक्सीजन, ठीक है, तो मेटल हो या नॉन मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करोगे तो करस्पॉन्डिंग ऑक्साइड बनाएंगे। मेटल विल फॉर्म मेटल ऑक्साइड, नॉन जैसे मैग्नीशियम को बर्न करोगे मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, कार्बन को बर्न करोगे कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो यानी कि मेटल मेटल ऑक्साइड बनाएगा, नॉन मेटल ऑक्साइड। पर अगेन हर मेटल उतना रिएक्टिव नहीं होता है, कुछ मेटल बर्न भी नहीं होते, जैसे गोल्ड सिल्वर बर्न भी नहीं करेंगे वैसे नॉर्मली। ठीक है, कुछ होते हैं जिनको बहुत हाई टेम्परेचर पे उनके बहुत छोटे छोटे आयन फाइलिंग्स, जैसे आयन फाइलिंग्स डालेंगे तब जलेंगे, आयन ऐसे नहीं जलेगा। ठीक है, और लेकिन ऐसे रिएक्ट कर लेता है, हवा में ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेता है, वो अलग बात है। ठीक है, रस्टिंग वाला पार्ट। और कुछ मेटल्स है जो बहुत ऐसे मतलब जलाने की जरूरत भी नहीं, अपने आप आग पकड़ लेंगे, जैसे सोडियम पोटेशियम। तो बेस्ड ऑन रिएक्टिविटी वो सारा खेल होता है। ठीक है, इसके बाद मेटल प्लस वाटर, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसमें पूरा डिटेल्स दिया हुआ है। मेटल प्लस वाटर ये दिया है मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, पर 2 स्टेप में होता है। पहले मेटल ऑक्साइड बनता है और फिर सेकंड स्टेप में मेटल हाइड्रोक्साइड बनता है। ठीक है, इसमें भी सोडियम और पोटेशियम बहुत रिएक्टिव होता है। ठीक है, वो इतना ज्यादा एक्सोथर्मिक होता है कि हाइड्रोजन में आग पकड़ लेती है। मतलब तुमने सोडियम को पानी में डाला और निकल रहा हाइड्रोजन पानी में से, उस पर आग पकड़ रही हुई है, इतना ज्यादा रिएक्टिव मेटल है। उससे कम में जाओगे, जैसे कि अगर हम बात करें कैल्शियम की, तो उसमें आग नहीं पकड़ता। ठीक है, उससे कम में जाओगे, जैसे हम बात करें मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम पानी से रिएक्ट तो करता है, सेम रिएक्शन होगा पर उतना विग्रस नहीं होगा इसमें, बल्कि तुमको जो वाटर यूज करोगे इट विल नॉट बी कोल्ड वाटर, वहां पे तुमको हॉट वाटर यूज करना पड़ेगा, अदरवाइज रिएक्शन वोंट हैपन। और कम रिएक्टिव में जाओगे तो ऐसा होगा कि तुमको स्टीम यूज करना पड़ेगा, जैसे आयन जो ऑल्टोज एंड फरारी, इसके लिए स्टीम यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसका रहता है। इसके बाद बात करें मेटल प्लस एसिड की, तो इट गिव सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, पर इसमें याद रहे कि बाहर का मेटल जो है असल में ये कर क्या रहा है, जैसे मान लो अगर जिंक लिया मैंने और यहाँ पे एसिड लिया सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, तो जिंक असल में हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है। ठीक है, तो ये उन मेटल से पॉसिबल नहीं है जो हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव होंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर ये लाइन दिखाई है कि भाई तुम अगर कॉपर या मर्क्यूरी या ये सब मेटल लोगे यहाँ पे, इस वाले प्रोसेस में तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, अच्छा इसमें ये भी है कि अगर ये रिएक्शन हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर रहा है, पर अगर ये एसिड तुम्हारा नाइट्रिक एसिड हो तो हाइड्रोजन नहीं बनेगा, उसमें वाटर बनेगा, क्योंकि नाइट्रिक एसिड इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वो हाइड्रोजन बनने वाले जो हाइड्रोजन है उसको वाटर ऑक्सीजन उसमें चिपका देता है वो। ठीक है, इट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पर 2 मेटल्स ऐसे भी हैं जो नाइट्रिक एसिड के साथ भी सेम रिएक्शन करवाएंगे। कौन है वो, नीचे कमेंट में बताना। उसको मामा बोलते हैं प्यार से, 2 म है उसमें। ठीक है, 2 मेटल्स हैं, एक म और एक म। अगला मेटल प्लस नॉन मेटल गिव सॉल्ट, आयोनिक कंपाउंड्स। आयोनिक कंपाउंड्स के बारे में थोड़ा सा और पढ़ना है, जैसे कि यहाँ पर सोडियम प्लस क्लोरीन गिव्स सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम प्लस क्लोरीन गिव्स मैग्नीशियम क्लोराइड। तो जैसे यहाँ पर सोडियम के आउटरमोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से यहाँ गया, दोनों के ऑक्टेट पूरे हुए, सोडियम पॉजिटिव आयन बना और क्लोरीन नेगेटिव आयन बना, और NaCl का फॉर्मेशन ऐसे हो जाएगा। अब इसमें तुमको एक फिजिकल प्रॉपर्टीज, आयोनिक कंपाउंड का फिजिकल प्रॉपर्टी समझना, याद रखना जरूरी है। दे आर हार्ड सॉलिड्स, दे हैव हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट। रीजन क्या है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दी आयंस, Na और Cl के बीच में। जो भी आयनिक कंपाउंड्स है उनका प्रॉपर्टी ऐसा है कि भाई वो हार्ड सॉलिड्स, हार्ड रिजिड सॉलिड्स क्यों होते हैं और हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्यों है, क्योंकि आयंस बहुत तगड़े चिपके हुए हैं, फोर्स बहुत अट्रैक्शन का स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, इसके बाद सॉल्युबिलिटी, वाटर में सॉल्युबल होते हैं आयनिक कंपाउंड्स। नमक को तुमने मिलाया होगा पानी में, पर ये केरोसिन, पेट्रोल, डीजल जैसी चीजों में मिक्स नहीं होते आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंपाउंड्स भी बोलते हैं, पता होगा। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन डिसॉल्व्ड एंड मोल्टन स्टेट बिकॉज आयंस बिकम फ्री टू मूव, और कंडक्शन कर पाएंगे फ्री चार्ज कैरियर से रहेंगे। तो सॉलिड स्टेट में दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज वहां पर क्या होगा, जो आयंस है वो एक दूसरे से चिपके होंगे सॉलिड फॉर्म में, दे आर नॉट फ्री, इंडिपेंडेंट नहीं है वो। ठीक है, आगे देखिए अगर, तो सेकंड पार्ट आ गया चैप्टर का, ऑकरेंस ऑफ मेटल्स, जिसमें मेटलर्जी, मिनरल्स, ओर्स, गैंग पार्टिकल्स, एनरिचमेंट ऑफ ओर, ये बेसिक पता होना चाहिए। मेटलर्जी मतलब साइंस ऑफ मेटल्स,
तुम मेटल्स की जहां पर डिटेलिंग पढ़ते हो मेटलर्जी होती है, ठीक है। तो ये हिस्सा, ये चैप्टर मेटलर्जी का हो सकता है, ठीक है। और इसके बाद मिनरल्स आर दी नेचुरली ऑकरिंग कंपाउंड्स जो जमीन में पाए जाते हैं, है ना। मेटल्स कहाँ से निकलेगा? जमीन में, अर्थ क्रस्ट से। चैप्टर में अब ज्यादा नॉर्मल की बात नहीं होगी, मेटल्स की बात होगी, ज्यादा यूजफुल, ज्यादा रिएक्टिव, ज्यादा अमाउंट में, वही है, ठीक है। तो जमीन में जो कंपाउंड्स पाए जाते हैं जिनमें से मेटल निकाले जा सकते हैं, वो सारे कंपाउंड्स को हम क्या बोलेंगे? इन जनरल मिनरल कहेंगे। ओर्स क्या होते हैं? ओर्स असल में वो स्पेशल मिनरल्स ही हैं, दे आर दी स्पेशल मिनरल्स जिनमें से मेटल निकालना प्रॉफिटेबल है, बहुत जरूरी है। सो मेटल निकालना प्रॉफिटेबल है, तो ऐसे वाले मिनरल्स को हम ओर्स कहते हैं। गैंग पार्टिकल्स, जब तुम ओर्स निकालोगे जमीन में से तो उसमें मिट्टी चिपकी रहेगी यहाँ वहां, सो दोज मिट्टी शिट्टी विल बी कॉल्ड गैंग पार्टिकल्स, ठीक है। और उसके बाद जब वो मिट्टी हटाने के बाद, सैंड सिल्ट सॉल्ट हटाने के बाद, अब जो प्योर कंपाउंड है, अब आगे जो प्रोसेस करना है, ठीक है, तो वो प्रोसेस तो आगे होगा, पर जो मिट्टी जो निकालने का जो प्रोसेस है, गैंग पार्टिकल्स को ओर से सेपरेट करने के प्रोसेस को हम एनरिचमेंट या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर कहते हैं। अब एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में आपको ध्यान में रखना है कि भाई डिपेंड करता है कि वो और कौन से टाइप का मेटल कंटेन कर रहा है, हाईली रिएक्टिव मेटल या मॉडरेटली या लो रिएक्टिव, ठीक है। हाईली रिएक्टिव मेटल है तो वहां पर क्या है, इतना तगड़ा बॉन्ड है, जैसे NaCl में से, अगर मेरे को NaCl में से सोडियम अलग करना है, Na निकालना है मुझे, वो इतना स्ट्रॉन्ग प्रोसेस, इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है कि वहां पर केमिकल प्रोसेस से काम नहीं चलेगा, वहां पर सीधे सीधे हमको इलेक्ट्रिसिटी पास करनी पड़ती है, और सोडियम और क्लोरीन की जो आयंस है वो करस्पॉन्ड, और मोल्टन फॉर्म में रहेगा। या NaCl मोल्टन फॉर्म में लिया, करंट पास किया, सोडियम जो है वो किसके पास जा रहा है? नेगेटिव रॉड के पास जा रहा है, कैथोड के पास, और क्लोरीन जो है वो एनोड के पास। क्लोरीन के बबल्स यहां से निकलेंगे, पर सोडियम यहाँ पे जो मोल्टन फॉर्म से वो सॉलिड फॉर्म में यहाँ कन्वर्ट होता जाएगा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके, और उसके बाद यहाँ पर डिपॉजिट होता जाएगा सोडियम, ठीक है। तो दिस इज हाउ सोडियम कैन बी सेपरेटेड। द प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक सेपरेशन। ये करना पड़ता है हाईली रिएक्टिव मेटल के लिए। जो मॉडरेटली रिएक्टिव है और लो रिएक्टिव है, इनमें आप समझ लो कि इसमें रिएक्शन से काम बन जाएगा। जो बहुत लो रिएक्टिव है, गोल्ड सिल्वर, वो तो वैसे भी फ्री स्टेट में काफी टाइम पाए जाते हैं, पर नॉर्मली अगर मैं बात करूं मर्क्यूरी की, वैसे मेटल्स की, तो वहां पर क्या होता है कि वहां पर आपको पूरा प्रोसेस करना है। प्रोसेस क्या है सर? देखो, वो यहां समझ लेना, वो भी समझ में आ जाएगा। सो सपोज मीडियम रिएक्टिव मेटल है, फॉर एग्जांपल जिंक, तो जिंक का और दो फॉर्म में होता है, या तो जिंक कार्बोनेट ZnCO3, या तो जिंक सल्फाइड ZnS, ठीक है। अब इनमें से डायरेक्टली मेटल जिंक अलग नहीं निकाल सकते पकड़ के, केमिकल रिएक्शन करना है, आसान होता है, उसको पहले ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लो, ठीक है, और फिर उससे मेटल निकालो, क्योंकि रिडक्शन कर सकते हो। तो अगर सल्फाइड और है तो वहां रोस्टिंग करेंगे, रोस्टिंग मतलब हीटिंग स्ट्रांगली इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ZnS है, SO2 निकालना है तो ऑक्सीजन चाहिए ना वहां पे, तो वहां पे हीटिंग स्ट्रांगली इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन करेंगे, SO2 अलग हो जाएगा, जिंक का ऑक्साइड जो है वो मिल जाएगा, मेटल ऑक्साइड मिल गया। C फॉर कार्बोनेट, C फॉर कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन इज अगेन हीटिंग स्ट्रांगली बट विद इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जरूरत नहीं है बिकॉज ZnCO3 ऑलरेडी ऑक्सीजन है उसके अंदर। ZnCO3 ऑन हीटिंग स्ट्रांगली गिव्स ZnO प्लस CO2। तो ZnO कैसे भी मिल गया हमको, और जिंक मेटल ऑक्साइड मिलने के बाद बस रिडक्शन करना है यूजिंग ए रिड्यूसिंग एजेंट, जैसे कार्बन या कोक, रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं, और फिर उसके बाद मेटल अलग हो जाता है। पर फाइनली हमको अगर प्रॉपर प्योर मेटल चाहिए तो वहां पर हमको इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करना पड़ेगा। जो लो रिएक्टिव है वहां पर भी सल्फाइड ओर है, सल्फाइड ओर है तो पता है क्या करना है, पहले ऑक्साइड फिर रिडक्शन, आगे प्रोसेस। तो पहले क्या करेंगे सल्फाइड ओर में? रोस्टिंग यानी R, फिर ऑक्साइड मिला तो रिडक्शन यानी R, और फिर रिफाइनिंग। तो यहां पर क्या होगा? रोस्टिंग, रिडक्शन, रिफाइनिंग करके हमको प्योर मेटल R याद रखो, ठीक है, फॉर सल्फाइड ओर्स। आगे देखो यहां पर जो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग की मैं बात कर रहा था, मेटल मिला तो है लेकिन उतना प्योर नहीं है, तो यहां पर इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस करेंगे। इसका डिटेल ऑलरेडी मैंने वीडियो में कवर किया हुआ है, पर बेसिक लेवल बताऊं तो क्या होता है, जो इम्प्योर मेटल है उसको एनोड लेते हैं, है ना। जैसे मान लो ये इम्प्योर मेटल हमने ऑब्टेन कर लिया पिछले प्रोसेस में, तो ये वो है, लगभग 90% प्योरिटी होती है, मेरे को उसको लगभग 100% प्योरिटी करनी है, तो उसी का प्योर फॉर्म यहां रखूंगा, थोड़ा सा मैं पतला सा। अब होगा ये कि जितना मेटल का एटम है वो सोल्यूशन में कूदेगा आयन फॉर्म में, और आयन से वापस यहां पर चिपकेगा सॉलिड फॉर्म में, और इधर ये पतला होता जाएगा, ये मोटा होता जाएगा। दिस विल बी प्योर मेटल दैट यू विल गेट ऑन डिपॉजिट ऑन कैथोड। और जो मिट्टी होगी उसका कोई चार्ज नहीं होता, तो वो नीचे यहां पर जमा होता जाएगा, उसको एनोड मड बोलते हैं, क्योंकि एनोड से निकला हुआ मड है। सोल्यूशन भी उसी मेटल का लेना जरूरी है, जैसे कॉपर का यहां पर हो रहा है तो कॉपर सल्फेट लिया हुआ है, क्योंकि कॉपर Cu प्लस आयंस पहले से उन्हें जरूरी होंगे, Cu2 प्लस आयंस। तो उस तरीके से डिटेल अगेन मैं बोलूंगा, इफ यू वांट यू कैन चेक द रिएक्शंस एज वेल। ये जो प्रोसेस है ऑब्वियसली दिस इज करोजन। देखो यहाँ पर कैसे मेटल्स का करोजन दिख रहा है, वो तुमको यहाँ पर आयरन है,
ठीक है, दैट इज योर कॉपर, और वहां पर है सिल्वर। कैसे? आयरन में रस्ट लगा है, कॉपर ब्लूइश ग्रीन हुआ है, सिल्वर ब्लैक हुआ है, दैट इज बिकॉज ऑफ सल्फर, सिल्वर सल्फाइड बना है, ठीक है। दिस इज बिकॉज ऑफ कॉपर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और मॉइस्चर से रिएक्ट हुआ। आयरन जो है उसमें रस्ट क्यों लगता है? बिकॉज वो मॉइस्चर और ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, ठीक है। पर इन जनरल दैट दिस प्रोसेस इज कॉल्ड करोजन। तो करोजन क्या है? ये मेटल्स क्योंकि रिएक्टिव होते हैं तो मेटल्स के ऊपर जो एटमॉस्फेरिक केमिकल्स अटैक करके उसको डिटोरिएट करते हैं, उसको करोजन कहा जाता है, ठीक है। प्रिवेंशन की बात करें अगर तो पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीसिंग ये तो नॉर्मल प्रोसेस है, पर इसके अलावा भी कुछ प्रोसेस होते हैं। जैसे यहाँ पर आयरन को स्टील में कन्वर्ट किया कार्बन मिला के, तो दैट इज कॉल्ड अलॉइंग, ठीक है। तो यहाँ पर ये अलॉइंग है। अलॉइंग से हम अलग अलग प्रॉपर्टीज अचीव करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज। हम एक और एडवांटेज अलॉइंग का ये भी है कि हम लेस करोसिव मेटल भी तैयार कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट इज दिस? ये है तुम्हारा गैल्वेनाइजेशन, ठीक है। अ मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग स्टील एंड आयरन। स्टील या आयरन के ऊपर किसकी कोटिंग लगाई जाती है? जिंक की। जिंक जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है सर, उससे कोटिंग, उसकी कोटिंग क्या करेगी? जिंक असल में फटाफट ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा और जिंक ऑक्साइड का लेयर बना लेगा, ठीक है। तो दिस गैल्वेनाइज आर्टिकल्स दे विल बी वेरी मतलब बेटर रहेगा करोजन नहीं होने के मामले में, ठीक है। फिर ये गैल्वेनाइजेशन है, दिस इज अनदर वन। ये है क्रोम प्लेटिंग, सेम टेक्निक। यहां पर जैसे जिंक से कवर किया वैसे यहां पर क्रोमियम से इलेक्ट्रोप्लेट किया जाता है, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रोम प्लेटिंग, ठीक है। इसके अलावा ये देख सकते हो आप कि दोनों में क्या डिफरेंस है। देखो ये नॉर्मल एल्यूमिनियम का फ्रेम लगा हुआ है, यहां पर ये एनोडाइज्ड एल्यूमिनियम का फ्रेम लगा है। देखो ये एनोडाइजिंग कहते हैं इस टेक्निक को, ठीक है। इन विच इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस से क्या करते हैं हम, देखो ये इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस से क्या करते हैं हम, जो चीज जैसे एक चम्मच है, एल्यूमिनियम का चम्मच, ये एल्यूमिनियम के लिए करते हैं, तो उसको हमने एज ए एनोड ले लिया, उसको मेरे को कोटिंग करनी है ताकि एल्यूमिनियम जंग या उसमें करोजन ना हो आगे जाके। तो मैंने उसको एज ए एनोड लिया और सोल्यूशन में क्या लिया? H2SO4। सोल्यूशन में H2SO4 लिया, यहां पर एनोड है, एनोड यानी पॉजिटिव रॉड है, ये एल्यूमिनियम पॉजिटिव है ना, सेल के पॉजिटिव से कनेक्टेड है। इधर कौन आएगा? SO4 2- आएगा, H+ इधर जाएगा, राइट। SO4 2- सल्फर डाइऑक्साइड के बबल बनाएगा और ऑक्सीजन के बबल बनाएगा। ऑक्सीजन इतना क्लोज है, फटाफट रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन और फिर लेयर पे मतलब एल्यूमिनियम ऑक्साइड का लेयर बन जाएगा ऊपर की तरफ।